कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। सोने का हंस और लालची पत्नी। एक गांव में एक मंदिर था। उस मंदिर में एक पुजारी रहता था जो बहुत ही विद्वान और सज्जन था। उसके परिवार में पत्नी और 2 बच्चे थे। गांव वाले मंदिर में रोजाना पूजा करने आते थे। मंदिर में जो चढ़ावा आता था उससे पुजारी और उसके परिवार का भली शांति गुजारा हो जाता था, क्योंकि गांव वाले रोजाना ही फल, फूल, घी, दूध और पैसे मंदिर में चढ़ाते रहते थे। अचानक एक दिन पुजारी जी बीमार पड़ गए और 2-3 दिन की बीमारी में ही उनकी मृत्यु हो गई। पुजारी जी बहुत ही सज्जन थे, इसलिए गांव वाले उन्हें बहुत प्यार करते थे। उनकी मृत्यु का समाचार सुनते ही सारा गांव इकट्ठा हो गया। पुजारी जी की पत्नी और दोनों बच्चे उनकी लाश से लिपटकर रो रहे थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मेरा और इन मासूम बच्चों का गुजारा कैसे होगा? इन्हें कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा? बहन, धीरज से काम लो। पुजारी जी का पूरा गांव सम्मान करता था। उन्हें सभी गांव वाले बेहद प्यार करते थे। हम तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भूखा नहीं मरने देंगे। हम लोग तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम भी कर देंगे। पुजारी जी का गांव वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया। गांव वालों ने पुजारी जी के बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था गांव की पाठशाला में कर दी और हर गांव वाला नियमित रूप से हर महीने अनाज पुजारी जी की पत्नी को पहुंचाने लगा। लेकिन मंदिर में पहले जितनी आमदनी होती थी और जो दूध, घी और मिठाई मिला करती थी, वो अब पुजारी जी की पत्नी और बच्चों को नहीं मिलती थी और न पहनने के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े मिल पाते थे। इसीलिए उन्हें फटे पुराने कपड़े पहनकर और रूखा सूखा खाकर ही गुजारा करना पड़ता था। माँ, जब से पिताजी मरे हैं हमें दूध पीने को नहीं मिला। हमें दूध दो माँ। माँ, हमें फटे पुराने कपड़े पहनते हुए शर्म आती है। हमें तुम नए कपड़े क्यों नहीं बनाती माँ? बेटा, कहाँ से दूध लाओ? तुम्हें नए कपड़े कहाँ से बनवाओ? गांव वाले जितना अनाज देते हैं उतने से तो हम तीनों का सिर्फ पेट ही भर सकता है। इतना अनाज भी नहीं बचता कि मैं उसे बेचकर तुम्हारे लिए एक कपड़ा भी खरीद सकूं। पुजारी जी के मरने के बाद सुनहरे हंस के रूप में जन्म लिया। दूसरे जन्म में पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के कारण उन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद थीं। वह कभी कभी अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में सोचने लगता था। पता नहीं मेरी पत्नी और बच्चों का क्या हाल होगा। उन्हें अच्छा भोजन और अच्छे अच्छे कपड़े अब कहाँ मिलते होंगे। बेचारी मेहनत मजदूरी करके न जाने किस तरह बच्चों का पेट पाल रही होगी। बच्चों की पढ़ाई भी बंद हो गई होगी। हे भगवान, मैं अब क्या करूँ? उनकी किस तरह सहायता करूँ? पत्नी और बच्चों की याद करके सुनहरा हंस अक्सर रोने लगता था। अंत में एक दिन उसने निश्चय किया कि वह अपनी पत्नी और बच्चों को देखने जाएगा और यह निश्चय करके वह गांव की तरफ उड़ने लगा। वह धीरे से अपने मकान की छत पर उतर गया और फिर नीचे उतरकर एक कोने में छिपकर अपनी पत्नी और बच्चों को देखने लगा। माँ, हमें कोई गर्म कपड़ा बनवा दो। इस फटे कुर्ते में बहुत सर्दी लगती है। माँ, मेरे पास जूते भी नहीं है। पाठशाला नंगे पाँव जाता हूँ तो पैरों में कांटे चुभ जाते हैं। अब भागो, कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए कपड़े और जूते? अब तो गांव वालों ने भी हाथ खींच लिया है। इतना अनाज भी नहीं मिलता कि तुम्हारा और अपना पेट भर सकूं। माँ, रोटी के रूखे सूखे टुकड़े मुझसे नहीं खाए जाते। थोड़ा सा घी या दूध ही दे दो। माँ, तुम दाल सब्जी क्यों नहीं बनाती? ये रूखी रोटियाँ पानी के घूंटों के साथ हमसे नहीं निगली जाती। बच्चों की बातें सुनकर उनकी माँ एक कोने में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसी कमरे में एक कोने में बैठा सुनहरा हंस अपनी पत्नी और बच्चों की इतनी बुरी हालत देखकर रो पड़ा। हे भगवान, कितनी बुरी हालत है मेरी पत्नी और बच्चों की। इस कड़कड़ाती सर्दी से बचने के लिए उनके पास कपड़े तक नहीं है। भला इन फटे कपड़ों से सर्दी कैसे रुकती होगी। मेरे बच्चे सूखी रोटी के टुकड़े पानी के घूंटों के साथ निगल रहे हैं। इनकी यह दुर्दशा मुझसे नहीं देखी जाती। मैं इनकी सहायता करूंगा। और यह निश्चय करके सुनहरा हंस धीरे धीरे चलता हुआ अपनी पत्नी के पास पहुंच गया। प्रिय, इन आंसुओं को पूंछ डालो। अब तुम्हें रोने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हारी इतनी सहायता करूंगा कि गांव भर में तुम सबसे अधिक धनवान बन जाओगी। अरे, तुम हंस होकर आदमियों की तरह बातें कर रहे हो? प्रिय, मैं तुम्हारा पति हूँ। मरने के बाद मुझे हंस का जन्म मिला है, लेकिन मरने के बाद भी तुम्हें भूला नहीं। मैं तुम्हें और बच्चों को देखने आया था। कितनी बुरी हालत हो गई है तुम लोगों की।
मेरे मरने के बाद तुम लोगों को अच्छा भोजन तो दूर, शायद भरपेट रोटी भी नसीब नहीं हुई। तुम्हारी उस फटी धोती और बच्चों के तन पर फटे कुर्ते देखकर मेरा कलेजा फट जा रहा है। क्या गांव वाले तुम्हारी सहायता नहीं करते? इतना अनाज भी नहीं देते कि हम तीनों का पेट भी भर सके। मुझसे बच्चों का दुख नहीं देखा जाता। सोच रही हूँ कि इन दोनों बच्चों को लेकर गंगा मैया में छलांग लगा दूं। कम से कम इन दुखों से तो छुटकारा मिल ही जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो प्रिय। आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है, और फिर अपने साथ साथ इन मासूम बच्चों को मारना तो और भी घोर पाप होगा। तो फिर मैं क्या करूं? बच्चों के लिए कपड़े, जूते, भोजन और किताबें कहाँ से लाऊं? तुम मेरा एक पंख उखाड़ लो। यह सोने का पंख है, काफी भारी है। इससे शहर में ले जाओ और बेच आओ। तुम्हें इतना रुपया मिल जाएगा कि तुम बच्चों के लिए अच्छे कपड़े, जूते और किताबें खरीद सको। एक गाय खरीद सकोगी जिससे बच्चों को घी और दूध मिलता रहेगा। अपने लिए भी कम से कम 2 साड़ियाँ खरीद लेना। नहीं नहीं, मैं तुम्हारा पंख नहीं उखाड़ सकती। पंख उखाड़ने पर तुम्हारे बदन से खून भी निकल सकता है। दर्द तो होगा ही। पिछले जन्म में भी जब मैंने तुम्हें कभी दुख नहीं पहुंचाया, तो अब कैसे पहुंचा सकती हूँ? नहीं प्रिय, मुझे रत्ती भर भी पीड़ा नहीं होगी। तुम मेरा एक पंख उखाड़ लो। पत्नी ने एक पंख उखाड़ लिया। अच्छा प्रिय, अब मैं जाता हूँ। 2-3 दिन बाद फिर तुम लोगों को देखने आऊँगा। तुम उस पंख को बेचकर आज ही सारा ज़रूरी सामान खरीद लाना। मैं तुम्हें और अपने बच्चों को इस हाल में न देखूं। जी। पत्नी सोने के पंख को लेकर शहर चली गई। उस पंख को बेचने पर उसे इतने रुपए मिल गए कि उसने अपने बच्चों के लिए कई जोड़ी नए कपड़े और जूते खरीद लिए, अपने लिए 2 साड़ियाँ खरीद ली और गांव लौटकर एक ढेर सारा दूध देने वाली गाय भी खरीद ली। 2-3 दिन के बाद सुनहरा हंस आया तो पत्नी और बच्चों को अच्छी हालत में देखकर बड़ी खुशी हुई। तुम मुझे एक पंख और दे दो। मरम्मत न होने के कारण सारा मकान खंडहर बन गया है। हाँ हाँ, मैं तुम्हें एक पंख जब भी आया करूँगा दे जाया करूँगा। तुम सारा मकान तुड़वा कर नया मकान बनवा लो। इतनी ज़मीन खरीद लो कि तुम्हें गांव के मुखिया से भी ज़्यादा आमदनी होने लगे। ये तुमने अच्छी सलाह दी। हमारे मकान के पिछवाड़े वाले खेत बहुत उपजाऊ है। मैं उन्हीं को खरीद लूंगी। हर साल हजारों रुपए की आमदनी हो जाया करेगी। मेरे बच्चे धनवानों के बच्चों की तरह शहर में जाके खूब पढ़ लिख सकेंगे। ठीक है, तुम मेरा एक पंख और उखाड़ लो। पत्नी ने एक पंख और उखाड़ लिया। हंस को थोड़ी पीड़ा हुई, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चों के सुख का विचार करके उसने पीड़ा की कोई चिंता नहीं की और उस सरोवर की ओर उड़ गया जहाँ वह रहता था। अगले दिन ही पत्नी सोने के पंख को लेकर शहर चली गई और उसी जोरी को बेच आई जिसे पहला पंख बेचा था। उसी दिन उसने नया मकान बनवाना शुरू कर दिया। उसने मकान के पिछवाड़े वाली जमीन खरीद ली और नौकरों से खेती कराने लगी। बच्चों के दूध और घी के लिए गाय और भैंसें खरीद ली। उनकी सवारी के लिए रथ बनवा लिया जिसमें बैठकर वे शहर में पढ़ने के लिए जाने लगे। कुछ दिनों में ही उसकी राजभवन जैसी सुंदर और विशाल हवेली बनकर तैयार हो गई। हवेली में सुख सुविधा की हर चीज मौजूद थी और नौकर नौकरानियां भी थी। वह महारानी की तरह और उसके दोनों बेटे राजकुमारों की तरह रहने लगे। एक दिन हंस आया तो उसे अपनी पत्नी और बच्चों को महारानी की तरह और राजकुमारों की तरह रहते देख प्रसन्नता हुई। तुम लोगों को इस हाल में देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अब मैं तुम लोगों की ओर से पूरी तरह निश्चिंत हो गया हूँ। फिर भी तुम लोगों को देखने के लिए कभी कभी आता रहूंगा। सुनहरा हंस चला गया तो रात को पत्नी अपनी शानदार पलंग पर लेटी लेटी सोचने लगी। अब तक तो सुनहरा हंस रोजाना आता था और रोजाना मुझे एक सोने का पंख दे जाता था। उसी को बेच बेच कर आज मेरे पास इतनी धन संपत्ति इकट्ठी हो गई है कि मैं आसपास के 10 गांव खरीद सकती हूँ और मैं ज़रूर खरीदूंगी। लेकिन आज सुनहरा हंस कह रहा था कि अब वो कभी कभी ही हम लोगों को देखने के लिए आया करेगा। इसका मतलब है कि अब मुझे रोजाना सोने का पंख नहीं मिला करेगा। मालकिन, आप कुछ चिंतित दिखाई दे रही है। मैं उस सुनहरे हंस के बारे में सोच रही हूँ। आपका उस सुनहरे हंस से रिश्ता ही क्या है जो आप उसके बारे में इतना सोच रही है? आपके साथ तो उसका संबंध पिछले जन्म में था। मरने के बाद इंसान के सारे रिश्ते टूट जाते हैं। अब वह आपका पति बनकर आपके साथ रह नहीं सकता, इसीलिए उसके बारे में सोचना बेकार है। रात काफी बीत चुकी है, अब आप आराम से सो जाइए। नौकरानी के जाने के बाद पत्नी सोचने लगी, नौकरानी अनपढ़ है तो क्या हुआ, बातें समझदारी की करती है। ठीक ही कहा है उसने। अब हंस के साथ मेरा क्या रिश्ता, और जब कोई रिश्ता ही नहीं है तो उसके दुख दर्द से मेरा क्या सरोकार। इस बार वह जैसे ही आएगा मैं उसके सारे सुनहरे पंख उखाड़ लूंगी
उसके बदन से खून बहे तो बहता रहे, दर्द हो तो होता रहे मेरी बला से। और फिर सोने के ढेर सारे पंखों को बेचकर मैं सचमुच की महारानी बन जाऊंगी। मेरे बेटे राजकुमार बन जाएंगे। लोग भूल ही जाएंगे कि कभी मैं किसी छोटी मंदिर के गरीब पुजारी की पत्नी थी। मेरे बच्चों का बाप एक छोटे से मंदिर का गरीब पुजारी था। कुछ दिनों बाद जैसे ही हंस आया, पत्नी ने उसकी गर्दन दबोचकर उसे दोनों हाथों में भींच लिया। अरे अरे, यह क्या कर रही हो? मेरी गर्दन छोड़ दो, मेरा दम घुट जा रहा है। रोजाना एक पंख उखड़ जाने के कारण मेरे शरीर में जो घाव हो गए थे उनमें भींचने से दर्द होने लगा है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, वरना मैं मर जाऊंगा। नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आखिर में पिछले जन्म में तुम्हारा पति था, तुम्हें मेरा साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो रिश्ता तो तभी टूट गया था जिस दिन तुम मर गए थे और गांव वालों ने गंगा तट पर ले जाकर तुम्हारा देह संस्कार कर दिया था। अब तुम मेरे पति नहीं हो, एक हंस हो, और हंस किसी स्त्री का पति नहीं हो सकता। इसीलिए तुम्हारे साथ अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है, समझे? तो क्या तुम मुझे मार डालोगी या किसी पिंजरे में बंद कर दोगी? नहीं, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, बस तुम्हारे सारे पंख उखाड़ लूंगी ताकि उन्हें बेचकर सचमुच की महारानी बन जाऊं। लेकिन अगर तुमने मेरे सारे पंख उखाड़ डाले तो मैं बेकार हो जाऊंगा, उड़ नहीं सकूंगा, फिर तुम लोगों को देखने भी नहीं आ सकूंगा। तुम उड़ सको या ना उड़ सको, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। मुझे तो सिर्फ तुम्हारे इन सोने के पंखों से सरोकार है। पत्नी ने हंस के सुनहरे पंखों को खींचना शुरू कर दिया। हंस का सारा बदन लहूलुहान हो गया। वह दर्द से चीखता चिल्लाता रहा। उसकी पत्नी ने उसके दर्द की रत्ती भर परवाह नहीं की और बड़ी बेदर्दी से उसके पंख उखाड़ती रही। उसने घायल और लहूलुहान हंस को एक कोने में फेंक दिया और जल्दी जल्दी पंखों को इकट्ठा करने लगी। फिर जैसे ही उसने प्रसन्नता भरी नजरों से उस पंखों को देखा, उसके होठों से दुख और आश्चर्य भरी चीख निकल गई। हे भगवान, ये सोने के पंख मामूली हंस वाले पंख कैसे बन गए? हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। ये सोने के पंख मामूली पंख कैसे बन गए? लालची औरत, तूने लालच में आकर मेरे सारे पंख नोच डाले। तुझे पता नहीं था कि जब मैं अपनी इच्छा से किसी को पंख देता हूँ तो वह सोने का बन जाता है, लेकिन अगर कोई आदमी अपनी इच्छा से मेरे पंख उखाड़ता है तो वह पंख अन्य हंसों जैसा ही मामूली पंख रहता है। तेरा लालच तुझे ही ले डूबा। याद रख, मेरे सोने के पंखों से मिली यह सारी धन संपत्ति भी बहुत जल्द नष्ट हो जाएगी और तू और तेरे बच्चे फिर भिखारियों जैसे जीवन बिताएंगे। देखा दोस्तों, ज़्यादा लालच हमेशा हमें ले डूबता है। इसीलिए हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। शारजापुर नाम के शहर में एक रेवती नाम की लड़की रहा करती थी। वह बहुत ही सुंदर दिखा करती थी। कॉलेज में उसके बहुत से लड़के दीवाने थे। अब एक दिन रेवती अपनी माँ से, गुड मॉर्निंग मॉम, मुझे कुछ पैसे चाहिए, कुछ काम है। अरे, तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए? अरे माँ, कॉलेज में फंक्शन है, इसीलिए मुझे कपड़े खरीदने हैं, मुझे पैसे दे दो। हाँ, ये लो पैसे, मगर जो वापस आए वो मुझे दे देना। जी माँ। रेवती ऐसा कहकर वहां से पैसे लेकर चली जाती है और दुकान से ड्रेस लेकर बाकी के पैसों से अपना मेकअप का सामान खरीद लेती है। ये सब बातें वो घर आकर अपनी माँ को बताती है। माँ, मैं तुम्हारे दिए हुए पैसों से ये ड्रेस और मेकअप का सामान लेकर आई हूँ। अरे, अभी तो तुम महीने पहले सामान लेकर आई थी और अभी और लेकर आई हो? ऐसा करोगी तो हमें चंदन लग जाएगा। अरे माँ, कुछ चंदन नहीं लगता। तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी कितनी खूबसूरत है? सारे कॉलेज के लड़के मरते हैं इस चेहरे पर। क्या अनाप शनाप बक रही हो? पता भी है। जस्ट चिल माँ, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा कहकर रेवती वहां से चली जाती है। राधा मगर रेवती के बारे में सोचकर हॉल में बैठ जाती है। तभी रेवती के पिताजी सुभाष वहां आ जाते हैं। क्या हुआ है राधा, बड़ी चिंता में दिख रही हो? अरे, इस लड़की का क्या करूं मैं? बहुत बदतमीज हो गई है। पैसों की तो कोई अहमियत ही नहीं है इसको। मेरे दोस्त का लड़का है रवि, बहुत पढ़ा लिखा है और अच्छी जॉब भी करता है, बैंक में मैनेजर है। उसकी शादी के लिए लड़की देख रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि हमारी रेवती अब बड़ी हो गई है,
क्यों ना हम उसकी शादी कर दे, तो वह बड़ी और समझदार बन जाएगी। हाँ, वैसे आप सही कह रहे हो। जिम्मेदारी पड़ेगी तो ये सीधी भी हो जाएगी और ये रिश्ता भी अच्छा है। तो मैं कल ही बात कर लेता हूँ। शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। जी, जैसा आप ठीक समझे। मैं रेवती को कल सुबह इसके बारे में बता दूंगी। चलो अब सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना है। जी चलिए। ऐसा कहकर सुभाष और राधा सो जाते हैं। अगले दिन रेवती की माँ उसको सारी बातें बता देती है और रेवती भी लड़का देखने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन रेवती के घर रवि, उसकी माँ शीला और उसके पिताजी किशन आते हैं। थोड़ी बातें हो जाने के बाद राधा रेवती को लेकर वहां आती है। रेवती दिखने में सुंदर होने के कारण रवि को वो देखते ही पसंद आ जाती है और तभी रवि के घर वाले इस रिश्ते के लिए हाँ कह देते हैं। कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है। रेवती नई होने के कारण उसकी सास को कोई मदद नहीं किया करती थी। उसकी सास एक दिन, अरे ओ बहू, ज़रा चाय बनाओ हम सबके लिए। आज तुम्हारे हाथ की चाय पियेंगे। माँ जी, मुझे चाय नहीं बनानी आती। क्या तुम्हें चाय भी बनानी नहीं आती? नहीं माँ जी। खाना तो आता है ना? नहीं माँ जी, मैंने आज तक कुछ भी बनाया नहीं है। क्या कह रही हो? अब थोड़ा थोड़ा सीख लो। अब के बाद तुम्हें ही यह गृहस्थी संभालनी है। नहीं माँ जी, मैं तो अभी शादी होकर आई हूँ। मुझे ये सब काम नहीं आते और मुझे अभी के लिए मेरी सहेलियों के साथ जाना है। अरे बहू, आज घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं तुम्हें देखने के लिए। तुम रुक जाओ। माँ जी, मैंने अपनी सहेलियों को प्रॉमिस किया है। मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकती। ऐसा कहकर रेवती वहां से अपने कमरे में चली जाती है और तैयार होकर छोटे छोटे नए फैशन के कपड़े पहनकर आती है। तभी उसकी सास और ससुर हॉल में ही बैठे होते हैं। अरे बहू, ऐसे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो? कुछ शर्म है या नहीं? मैं अपने सहेलियों से मिलने जा रही हूँ तो ऐसे ही कपड़े पहनकर जाती हूँ। आपको पता नहीं है क्या? अरे बहू, साड़ी में ना सही, पर तुम पंजाबी ड्रेस पहनकर जा सकती हो ना? मैं पहले से ही ऐसे कपड़े पहनती हूँ सासू माँ। अरे शीला, मेरी चाय लेकर आओ। वही बातें करोगी क्या? हाँ, अभी लेकर आती हूँ। और बहू, तुम घर जल्दी आना, ठीक है? ये सास भी ना बहुत रोक टोक लगाती रहती है। जाने दो, मैं तो मेरे फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। ये लीजिए आपकी चाय। और आपने तो बहू को कुछ भी नहीं कहा ऐसे कपड़े पहनने पर। बेशर्मी की भी कोई हद होती है। जाने दो भाग्यवान, धीरे धीरे इस घर के सारे तौर तरीके सीख जाएगी हमारी बहू। मुझे तो नहीं लगता। यहाँ तो चाय बनानी भी नहीं आती, तौर तरीके तो दूर की बात है। ऐसा कहकर शीला अपना काम करने किचन में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी घर पर रेवती की कुछ सहेलियां आ जाती है। हाय रेऊ, कैसी हो? और ये काम वाली रखी है क्या तुमने? हाय सोना शिवानी, कैसी हो तुम? ये मेरी सास है। आओ बैठकर बातें करते हैं। ऐसा कहकर सोना, शिवानी और रेवती बैठकर बातें करने लगते हैं। उसी समय रवि ऑफिस के लिए निकलता है और उन सहेलियों की बातचीत उसके कानों पर पड़ती है। तभी रवि, अरे रेवती, ये कौन है हमारे घर पर? रवि, ये मेरी दोस्त है, मुझसे मिलने यहाँ आई है। अच्छा, मगर तुमने इन्हें बताया नहीं कि माँ के बारे में कुछ कहा तो मुझे पसंद नहीं है, और ये माँ को काम वाली कह रही है और तुम चुप हो। जाने दो ना रवि, क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हो? तुम्हें समझ में आना चाहिए रेवती, किसकी हैसियत क्या है, समझी? ऐसा कहकर रवि वहां से चला जाता है। रेवती की सहेलियां भी खुद का इंसल्ट होने की वजह से जाने के लिए निकलती है। अरे रेवती, हम निकलते हैं, बहुत देर हो गई है। हाँ चलो, बाय रेऊ। अरे यार रुको तो सही, इनकी बातों को दिल पर मत लो, रुको। हमारी ऐसी इंसल्ट किसी ने नहीं की, बाय। ऐसा कहकर सोना और शिवानी वहां से चली गई। ये सब देख रेवती को बहुत गुस्सा आया और उसने पुलिस स्टेशन फोन लगाया और पुलिस से, नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते जी, कहिए। मुझे एक कंप्लेंट दर्ज करनी है। मेरी सास और पति मुझे कुछ भी भला बुरा कहते हैं। आप यहाँ आकर उनको समझाइए ना। हम अभी आते हैं। जी इंस्पेक्टर साहब। ऐसा कहकर रेवती अपना फोन रख देती है।
तभी उसके पीछे सास खड़ी दिखाई देती है। तभी माँ जी, आप कब आई? तुम जब पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर रही थी तभी आई। और क्यों खुद की इज्जत खुद ही चौराहे पर निकालने पर तुली हो? मेरे और मेरे बेटे के बारे में तुमने बहुत कुछ कहा है। अब वो तुम्हें माफ़ करेगा या नहीं मुझे पता नहीं। आप लोगों को ऐसा ही चाहिए, समझी? फिर ठीक है बहू, मैं मेरे बेटे को बुला लेती हूँ। ऐसा कहकर रेवती की सास वहां से चली जाती है और अपने बेटे को फोन करके घर पर बुला लेती है। ये सब सुनकर रवि हक्का बक्का हो जाता है और जल्दी जल्दी में घर चला आता है। तभी रवि के घर पुलिस आ जाती है। पुलिस को देख रवि, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? मुझे आपकी पत्नी ने यहाँ बुलाया है। उन्होंने आपकी और आपकी माँ की कंप्लेंट लिखवाई है। क्या? मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है इंस्पेक्टर साहब। ऐसी कंप्लेंट लिखवाई है आपकी बीवी ने। रेवती, तुमने कंप्लेंट लिखवाई है? क्या हुआ क्या है तुम्हें? मैंने सही किया है। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें लेकर जाओ या इन्हें समझा दो। इन्हें किसी से बात करने की तमीज नहीं है। उसका ये बर्ताव देख रवि और शीला को बहुत बुरा लगता है। पुलिस रवि को बहुत खरी खोटी सुनाकर वहां से चली जाती है। तभी रवि और शीला अपने कमरे में चले जाते हैं। कोई किसी से कुछ बात नहीं करता। तभी रेवती बोलती है, अच्छा हुआ, इनको ऐसा ही सबक मिलना चाहिए था। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ऐसा कहकर रेवती दूसरे दिन अपने मायके निकल जाती है। सारी घड़ी घटना रेवती की सास पहले ही उसके माँ को बता देती है और रेवती के घर आने के बाद रेवती की माँ उससे, रेवती, तुझे समझ में आ रहा है तूने क्या किया है? बसा बसाया घर उजाड़ दिया है तूने। वो मुझसे बातें ही ऐसे करते थे, इसीलिए मैंने ऐसा किया और मैं वहां नहीं जाने वाली। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। कल को अगर हम तुझे कुछ कह दे तो तू हमें जेल भेज देगी। इसीलिए तुम मेरे घर में नहीं रह सकती। मैं कहाँ जाऊंगी माँ? कहीं भी जाओ। तुमने जो किया है वो बहुत बुरा किया है। अब तुम उनकी माफी मांगो और तुम्हारे अपने घर जाओ, समझी? ऐसा कहकर राधा घर में चली जाती है और रेवती को अपनी गलती का एहसास होता है। वो मन ही मन, मैंने अपने घर वालों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। क्या पता मुझे माफ़ कर दे तो। ऐसा मन में सोचकर रेवती उसके घर चली जाती है। तभी उसकी सास, अब क्या रह गया है बहू? माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अरे तुम किस मुंह से माफी मांग रही हो रेवती? अगर मेरे बेटे ने तुम्हें माफ कर दिया है तो ही मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। हाँ माँ जी, मैं उनसे भी माफ़ी मांगती हूँ। और अब क्या रह गया है रेवती? मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगी। रेवती फूट फूट कर रोने लगती है। तभी रवि उसकी गलतियों को माफ़ कर उसे गले लगा लेता है और तभी से रेवती अपना स्वभाव बदल देती है। अब वो घर में सारे काम मन लगाकर सीखती है और बड़ों का सम्मान करती है। अब वो पहले वाली बेशरम बहू नहीं रही थी, अब वो संस्कारी बहू बन गई थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा दूसरों के प्रति आदर रखना चाहिए। कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए।